नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। तो पांचवें चरण के लिए पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार इस समय चल रहा है। भाजपा की ओर से जहां अमित शाह ने आज मोर्चा खोला, तो वहीं सीपीएम और कांग्रेस के दिग्गज बुद्धदेव भट्टाचार्य और राहुल गांधी ने मंच साझा किया। उधर केरल में अगर देखें तो कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट अपने परंपरागत रूप में नजर आ रहे हैं, जबकि भाजपा अपना चुनावी अकाउंट खोलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। किसका पलड़ा कितना भारी है, जानने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं से, लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे चुनावी सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में पांचवें चरण का चुनाव प्रचार चरम पर। दिग्गजों ने राज्य में किया धुआंधार चुनावी प्रचार। 3 जिलों की 53 सीटों पर 30 अप्रैल को होना है मतदान। भाजपा अध्यक्ष ने भवानीपुर सहित पश्चिम बंगाल में की चुनावी रैली। राहुल गांधी और बुद्धदेव ने साझा किया मंच। ममता सरकार को लिया निशाने पर। एआईएडीएम के अध्यक्ष जयललिता ने की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। द्रमुक नेता एमके स्टालिन कोलाथूर से। डीएमडीके के अध्यक्ष विजयकांत विल्लुपुरम जिले के उल्लुंदुरपेट और वीसीके के प्रमुख तिरुवल्लवन ने पुट्टुमन्नरकोइल से दाखिल किया अपना नामांकन। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज डायमंड हार्बर में चुनावी रैली के दौरान कटाक्ष करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सियासत में ये बताना मुश्किल है कि कौन किसके खिलाफ चुनाव मैदान में है। ममता, कांग्रेस और वाम दल एक साथ नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी और राहुल गांधी जी एक साथ दिखाई पड़ते हैं और परसों केरल में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता है कि किस प्रकार का चुनाव लड़ने को। तो ममता जी कम्युनिस्ट, कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, मगर जब वेस्टलैंड का घोटाला होता है, ममता दीदी एक शब्द सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं बोलती है, एक शब्द नहीं बोलती है। तो एक तरफ अमित शाह ने निशाना साधा सीपीएम और कांग्रेस और तृणमूल पर एक साथ। उधर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामदल जहां एक साथ चुनाव में गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो आज कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में माकपा नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक साथ मंच पर आए। ये भी पहला मौका था जब दोनों दलों के नेताओं ने राज्य में मंच साझा किया। देश को रास्ता दिखाता था, चाहे वो शिक्षा हो, जूट की इंडस्ट्री हो, रोजगार हो, आप लोग हिंदुस्तान को रास्ता दिखाते थे। मुझे इस बात का दुख है कि आज बंगाल बाकी प्रदेशों के पीछे रह गया है। এই সমাবেশে লাল ঝান্ডা উঠছে, আমরা সমাবেত হয়েছি। আমরা কেন সমাবেত হয়েছি? এই সমাবেশে আমরা কংগ্রেস নেতারা, বামপন্থী নেতারা একসাথে হয়েছি। আমি প্রিয় রাহুল গান্ধীর সঙ্গে মিটিং করছি। কেন? আমরা বুঝতে পারছি আমাদের সামনে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ। সারা রাজ্যের উপর একটা বিপদের কালো মেঘ। এই বিপদকে রুখতে যে সরকারকে আমরা দেখছি, এই ভয়ঙ্কর সরকার সর্বনাশ করছে পশ্চিম। तो लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं ने मंच तो साझा कर लिया, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उनका ये साथ उन्हें कितना फायदा पहुंचाता है। पिछले चुनावों के आंकड़ों के आधार पर यह गठबंधन टीएमसी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, आइए उस पर एक नजर डालें। राज्यों की कुल 294 सीटों की अगर हम बात करें तो 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 184, लेफ्ट को 62, कांग्रेस को 42 और अन्य को 6 सीटें मिली थी।
2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो टीएमसी ने अपनी स्थिति और मजबूत की और 294 में से 222 विधानसभा सीटों में बढ़त बनाई। वहीं लेफ्ट ने 27, कांग्रेस ने 28 और भाजपा ने 17 सीटों पर बढ़त दर्ज की। अब अगर लोकसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस के वोटों को मिला दें तो ये गठजोड़ टीएमसी को करीब 37 सीटों पर पीछे छोड़ सकता है, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब दोनों अपने वोट इस चुनाव में भी बनाए रखें। 2011 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर ये गठबंधन टीएमसी को लगभग 23 सीटों में हरा सकता है, लेकिन ये सभी आंकड़े टीएमसी को बहुमत से बहुत नीचे नहीं ले जा पाएंगे। लेफ्ट और कांग्रेस को टीएमसी को हराने के लिए लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, हमारे संवाददाता आलोक इस समय कोलकाता में मौजूद हैं और उस रैली में भी मौजूद थे जहां राहुल गांधी और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने आज मंच साझा किया। ये पहला मौका था। आलोक, ये बताइए कि आज ये जो पहला मौका था जिसमें दोनों नेताओं ने जो कि घुर विरोधी एक दूसरे के रहे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, एक मंच साझा किया है। क्या ये जो मंच साझा किया है, क्या ये वोटों में तब्दील हो सकता है? जनता का क्या कहना है और किस प्रकार का निशाना उन्होंने आज यहाँ से साधा? देखिए नीलम, जब से ये गठबंधन हुआ है तो औपचारिक रूप से अगर अब सीपीएम से आप पूछते हैं कि गठबंधन हुआ है तो गठबंधन सबसे इनकार करते रहे, दोनों कांग्रेस के नेता भी और लेफ्ट के नेता भी। गठबंधन नहीं हुआ बल्कि एक आपसी सहमति हुई है, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग हुआ है। जोड़ का नाम नहीं दिया गया, जो बंगाल में जिसे कि गठबंधन को जोड़ कहा जाता है, जोड़ का नाम नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन फीवर आगे बढ़ा तो मतदाताओं के बीच जो एक भ्रम की स्थिति थी कि कांग्रेस और वाम दल एक दूसरे के चीर परिचित दुश्मन थे, सदियों के दुश्मन थे, और जब वो ऊपरी स्तर पर जब वो तालमेल उन्होंने बिठाया तो उन्हें लगा कि अब बहुत देर हो रहा है, क्योंकि जब भी राहुल गांधी की जो पुरानी सभा हुई है, सोनिया गांधी की पुरानी जो सभाएं अब तक हुई है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सेक्रेटरी जा रहे थे। इवन ऋतुवर्तो बनर्जी पिछली बार राहुल गांधी के साथ उन्होंने सभा को संबोधित किया साथ में, लेकिन उन्हें लगा कि अब देर हो रहा है और इस देर में कहीं कंफ्यूजन और न बढ़ जाए कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के निचले जो कार्यकर्ता हैं। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य को आना पड़ा, आज साथ में आना पड़ा, राहुल गांधी के साथ मंच साझा करना पड़ा। और ये वही बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं जिन्होंने 6 महीने पहले एक रैली में कहा था कि कांग्रेस के साथ होना चाहिए वामपंथी पार्टियों को, जिसके अंदर वामपंथी पार्टियों के अंदर काफी विरोध हुआ। सीपीआई के अंदर विरोध हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक ने विरोध किया, इन सीपीएम के एक धड़े के अंदर विरोध हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कांग्रेस से लड़ते आए हैं, कांग्रेस की न्यू लिबरल पॉलिसीज के खिलाफ हम लड़ते आए हैं और अचानक ये गठबंधन नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब ज्योति बसु को प्रधानमंत्री पद के लिए सौंपा गया था, पॉलिट ब्यूरो के पास जब दिया गया था अधिकार, उसमें केरला लॉबी ने जमकर विरोध किया कि नहीं, ज्योति बसु को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। बंगाल लॉबी ने समर्थन किया था। तो बंगाल और केरला की जो लॉबी है वो यहाँ पर बंगाल जो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बहुत आगे बढ़कर इस जोट को या इस गठबंधन को आगे ले जाने की कोशिश की और यही लगा कि अब कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है मतदाताओं के बीच, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य आज राहुल गांधी के साथ उन्होंने मंच साझा किया। जी, और शायद इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि केरल में वो आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ मिलकर फ्रेंडली उसमें आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमसे बात करने के लिए। तो 5वें चरण के मतदान के लिए पश्चिम बंगाल में इस समय अगर तैयारियों की बात करें तो वो जोरों पर चल रही हैं। इस समय चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है और ऐसे में संवाददाता कुमार आलोक ने लोगों के बीच पहुंचकर ये जाना कि लोगों की उम्मीदें क्या हैं और उनके मुद्दे क्या हैं। चुनावी तपिश को जानने के लिए हम हुगली जिले के हुगली नदी के किनारे अभी हैं, लेकिन जो मतदाताओं से हम बात करेंगे, जो परिवर्तन के नाम पर ममता बनर्जी आई और 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, टेन्योर रहा, तो लगता है जो उन्होंने सपने दिखाए थे या जो उन्होंने कहा था वो फुलफिल कर पाई हैं? जी नहीं, उसके लिए हमारा थोड़ा शौक है, क्योंकि लग्जरी में अगर बोलिए स्नो पाउडर ओवरऑल में मैंने कि ब्यूटिशियन में बहुत अच्छा है, अच्छा घाट बन गया, सही बात है, सब कुछ हुआ, लेकिन हम लोगों को जो अभी देखिए यंग चैप जो है, इन लोगों का नौकरी कहाँ से आएगा? हुगली जिले में 18 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कि बहुचर्चित सिंगूर विधानसभा क्षेत्र भी इसी जिले में आता है। हम ट्रेन की यात्रा करेंगे और मतदाताओं से पूछेंगे कि हुगली जिले में कौन सी समस्याएं हैं। हम लोग को पानी चाहिए और हम कोई रुपया पैसा नहीं मांगते हैं, पब्लिक को सुविधा चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार उन्नयन करेगा, डेवलपमेंट करेगा, हाँ, उसी सरकार चाहिए। डेवलपमेंट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस जिले की, खासकर बंगाल का ये हुगली डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ओल्ड डिस्ट्रिक्ट है और सिंगूर जैसा कांड, यहाँ पर सिंगूर जैसा
डिस्प्यूट हो चुका है इंडस्ट्री के नाम पे। नए नए इंडस्ट्री आए तो रोजगार मिले लोगों को। कोई भी नया सरकार आए इसमें फोकस करे। अगर बेसिक चीज़ें है इसमें अगर फोकस नहीं होगा तो कोई भी स्टेट का डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। शारदा और नारदा जो हुआ है इसको आप करप्शन मानते हैं? तो करप्शन अब प्रूव होना चाहिए। करप्शन तो है, सभी कोई देख रहे हैं यहाँ पर। आप मानते हैं कि ये करप्शन है या विपक्ष झूठा आरोप लगा रहा है? नहीं, ये तो करप्शन है। करप्शन तो एकदम ही है। इधर हम लोग किसी भी कोई काम के लिए किधर भी कोई भी ऑफिस में जाता है तो हम लोगों को बात कोई सुनता ही नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को बात सुने और तुरंत उसके लिए एक्शन होगा। हम लोग उसके लिए बहुत खुश होगा। इस यात्रा में हालांकि बहुत छोटे छोटे स्टेशन है हुगली से हावड़ा तक, लेकिन हमारे साथ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और ये फर्स्ट टाइमर वोटर है। आप 30 तारीख को जब मतदान होगा, अब फर्स्ट टाइमर वोटर, आप क्या चाहते हैं बंगाल में क्या हो? हम लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकार है हम लोग के लिए, यंग जनरेशन के लिए कुछ और टेक्नोलॉजी माने कि विकास करने के लिए और भी अच्छी तरह से चाहिए। लोकल 10 में हमने आम मतदाताओं से जानना चाहा कि उनके मुद्दे क्या हैं और जो नई सरकार होगी उससे उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। मतदाताओं ने बेबाकी से अपना जवाब दिया और यही कहा कि जिसकी भी सरकार बने डेवलपमेंट पर वो ध्यान दे। कैमरामैन आदित्य के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, श्रीरामपुर, बंगाल। आगे बढ़ेंगे हम जनादेश में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज। शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट। रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल। शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर। शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। बच्चों आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल नहीं मैम 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज। शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट। रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल। शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर।
शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। केरल विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की उम्मीद नीम सीट पर टिकी हुई है, जो कि लोकसभा और निकाय के चुनाव में इस सीट पर भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा था। और ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि इस सीट पर पार्टी प्रत्याशी ओ राजगोपाल जीत दर्ज करेंगे और भाजपा केरल में खाता खोलने में सफल रहेगी। केरल का चुनाव भाजपा के लिए राज्य में अपना खाता खोलने के लिए सबसे उपयुक्त मौका माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्य में राजनीतिक परिस्थितियों और केंद्र में राजग के प्रदर्शन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि देवताओं के अपने देश में इस बार कमल खिल सकता है। राज्य में पार्टी को जीत सिर्फ एक ही इंसान दिला सकता है और वो है पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री रहे ओ राजगोपाल। तिरुवनंतपुरम की निमोन सीट में वोटरों से मिल रहे राजगोपाल को पूरा विश्वास है कि भाजपा विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। उनके इस विश्वास का आधार है लोकसभा और पंचायत चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन। We are going to make headway in Trivandrum district for a good number of reasons. Now in the Lok Sabha election, when I contested for the Lok Sabha, in the Lok Sabha seat, there were 7 assembly segments. In 4 of them, I became number 1, and the UDF was number 2, LDF number 3. That is a position. And in all other elections, in the corporation also, in the corporation elections, in this Nemam constituency, there are 21 wards. And in the 21 wards, BJP has won in 11 wards. And in one ward, we lost by one vote. So these are the basic facts, latest figures. So on the basis of which we have confidence. दूसरी ओर एलडीएफ के उम्मीदवार भी इस बात को मानते हैं कि उनके लिए इस सीट में सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के उम्मीदवार से है, लेकिन वो आश्वस्त हैं कि राजगोपाल उनकी बढ़त को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। 18th time he contested in assembly election, 5 time in parliament election. All election he defeated or he failed. After the election, he criticized the public. This is the position. So I am very confident that LDF must win again at Nemam. राजगोपाल केरल में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। यदि वो जीतते हैं तो वो उनके राजनीतिक सफर में एक नया मोड़ होगा, जिसमें वो कई हार झेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा। 87 साल के राजगोपाल कई राजनीतिक लड़ाइयां हार चुके हैं, लेकिन उनकी दृढ़ता और प्रतिबद्धता ने इस लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। पार्टी भी राज्य में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए पूरी तरह उन पर निर्भर है। पार्टी उनके जरिए राज्य में इतिहास रचना चाहती है, लेकिन वो संभव होगा या नहीं, उसका फैसला तो 19 मई को ही होगा। बीजेपी के प्रत्याशी को उम्मीद है कि इस बार उनको सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि इससे पहले वे कभी भी कोई भी चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन उनको भरोसा है कि इस बार मतदाता उनको चुनेंगे। अगर ऐसा होता है तो शायद बीजेपी के साथ साथ उनके लिए भी एक नई शुरुआत होगी। बीजेपी आखिरकार अपना खाता केरला में खोल सकेगी, लेकिन उस नतीजे तक पहुंचने के लिए फिलहाल काफ़ी फासला तय करना है। 16 मई को चुनाव होंगे और 19 मई का इंतज़ार सबको करना पड़ेगा। तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि केरला की जनता आखिरी समय में क्या निर्णय लेती है, इसका अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। रवि धीमान, डीडी न्यूज़, तिरुवनंतपुरम। आइए सीधे चलते हैं रवि के पास, जो कि इस समय तिरुवनंतपुरम में मौजूद हैं। तो रवि, जो आपने स्टोरी दिखाई, और राजगोपाल वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, पर जो परंपरागत गढ़ हैं यूडीएफ और एलडीएफ के, क्या उसमें सेंध लगा पाएंगे? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हमें नजर डालनी पड़ेगी?
देखिए, जैसा कि ओ राजगोपाल खुद भी कह रहे थे, जो पिछले लोकसभा चुनाव थे तब भी हम यहाँ पर आए थे, तब भी हमने देखा था कि बीजेपी को भले ही जीत न मिली हो, लेकिन कम से कम जो ज़मीनी हकीकत है, जो यहाँ की ज़मीन है, राजनीतिक ज़मीन है, वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी के बारे में बात ज़रूर हो रही थी कि ये एक मुकम्मल प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं जो एलडीएफ और यूडीएफ दोनों को टक्कर दे सकते हैं। उसी का सिलसिला आगे एक साल बाद यहाँ पर बढ़कर आया है। और तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें, जहाँ से राजगोपाल लोकसभा में चुनाव लड़े थे, यहाँ पर बीजेपी ने और भी कई प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। उनमें से क्रिकेटर श्री संत उनमें से एक हैं, और जो बीजेपी के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ से चुनाव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिग्गजों को यहाँ पर मैदान जंग में बीजेपी ने यहाँ पर उतारा है। और इसके पीछे कारण शायद यही है कि बीजेपी को लगता है, पार्टी को लगता है कि इतने साल ज़मीन बनाने की जो कोशिश है वो शायद इस बार एक आध सीट लेने में पार्टी को कामयाबी दिला सकती है। और पार्टी के जो नेता हैं, रणनीतिकार हैं, उनका मानना है कि इस बार के जो चुनाव के नतीजे होंगे वो पार्टी के लिए एक तरह से सबसे अच्छे तो होंगे ही, साथ ही राज्य की जो चुनावी राजनीति है उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। देखना पड़ेगा कितना बड़ा बदलाव लेके आ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमसे बात करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे हम, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम अमित शाह की इस समय रैली चल रही है, आइए सीधे वहां चलते हैं। बंगाल की जनता ने ममता दीदी को बंगाल की बागडोर सौंपी। मन में था कि ममता दी को 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत देना चाहिए, क्योंकि 5 साल के अंदर ये 34 साल में कम्युनिस्टों ने जो बंगाल का बंटाधार किया है उसको सुधारने का काम ममता दीदी करेगी। यहाँ पर रोजगारी आएगी, कारखाने लगेंगे, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक होगी, यहाँ पर अमन चैन होगा, यहाँ से युवाओं को रोजगारी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, गांव के अंदर विकास पहुंचेगा, किसानों के अच्छे दिन आएंगे। इस सोचकर माटी मानुष के सूत्र पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने 5 साल के लिए एक पूर्ण बहुमत की सरकार ममता दीदी की बनाई थी, तृणमूल कांग्रेस की बनाई थी। और 5 साल के बाद आज देश भर के राजकीय पंडित पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके मन में एक सवाल आता है कि बंगाल आगे बढ़ा या बंगाल पीछे गया। कोई आकलन नहीं कर पा रहा। और माटी मानुष का जो सूत्र था, देखते देखते भय, भूख और भ्रष्टाचार में तब्दील हो गया और बंगाल कम्युनिस्टों से भी खराब शासन के अंदर 5 साल तक आ गया। मित्रों, आज बंगाल में जहां जहां जाते हैं फिर से एक बार परिवर्तन की आस दिखाई पड़ती। लोग चाहते हैं कि परिस्थितियां बदले, लोग चाहते हैं कि बंगाल का भी विकास हो, लोग चाहते हैं कि आजादी के वक्त जो बंगाल देश के जीडीपी का 25% हिस्सा रखता था, वो बंगाल आज अपना पूर्ववत स्थान दे। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, जरा मन से बताइएगा, ममता दीदी के शासन में संभव है क्या? बताइए, संभव है? मित्रों, ये जो चल रहा है बंगाल में, ये नूरा कुश्ती चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है। अभी हमने देखा, आज ही शायद बुद्धदेव भट्टाचार्य जी और श्रीमान राहुल गांधी की एक सभा थी, रैली थी, और कल दोनों की सभा केरल में आमने सामने, वहां एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और यहाँ इलू इलू कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की पार्टियां एक ही देश में एक ही समय पर एक ही तारीख पर देश के 2 राज्यों में चुनाव है, एक में तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट साथ में जा रहे हैं और दूसरे में कांग्रेस और कम्युनिस्ट खिलाफ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है या कुर्सी प्राप्त करने की लड़ाई है? सिद्धांत की लड़ाई।
तो भय, भूख और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ऐसा अमित शाह बता रहे हैं और निशाना साधा उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर। आगे बढ़ेंगे उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बच्चों आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज। शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट। रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल। शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर। शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत। फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। तो पश्चिम बंगाल में 30 अप्रैल को मतदान होना है, 5वें चरण का मतदान होना है और चुनावी सरगर्मियां और चुनावी खबरें बनती चली जाएंगी जब तक कि 19 तारीख को नतीजे नहीं आ जाते। और जनादेश में हम भी आपके साथ हर रोज़ उपस्थित होते हैं इसी समय, आप देखना ना भूलिएगा। कल भी हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे इसी कार्यक्रम को लेकर। तब तक आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।